आज हम आपको कथा साहित्य की दूसरी कहानी है पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो कहानी है यानी एक आंचलिक कहानी है, जिसमें लेखक ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है और इस कहानी की कथा वस्तु में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाट या पंचलेट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर जिस प्रकार टोलियां विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या दोष के भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी के जो पात्र हैं, तो दो टोलियां हैं वैसे तो, एक महतो टोली, दूसरी राजपूत टोली। गांव पार्टी बंदी है, गांव में दो टोली पे बटा हुआ है, महतो टोली और राजपूत टोली। लेकिन इस कहानी जो पात्र हैं, सरदार हैं, एक दीवान है, गुलरी काकी है, फुटंगी झा है, गोधन है, मुनरी हैं, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इन पात्रों का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। जो सरदार हैं, सरदार में मुखिया की सभी विशेषताएं हैं। वे अपने प्रत्येक कथन को आदेश मानते हैं। दूसरे दीवान हैं, तो दीवान भी एक तरह से दीवान जी की तरह ही कार्य करते हैं। गुलरी काकी जो है, एक सामान्य परिवार की महिला है। फुटंगी झा है, वो विनोदी हंसमुख स्वभाव के हैं। गोधन एक साधारण मनचला युवक है। मुनि एक साधारण ग्राम वाला है और मुनरी की मां गुलरी काकी परंपरा रूढ़ियों की अनुयायी होते हुए भी गुणों का आदर करती है। इस तरह से इस कहानी में जो आने वाले पात्र हैं, सरदार, दीवान, गुलरी काकी, फुटंगी झा, गोधन और मुनरी, इन पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। सारांश देख लीजिए। गांव में रामनवमी का मेला लगा, तो रामनवमी के मेले से इस बार महतो टोली के लोग एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते हैं, पंचलेट कहते हैं। गांव के कुछ मुखिया, गांव के लोग मुखिया के साथ बाजार जाते हैं और लाला जी से बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हम पेट्रोमैक्स खरीदने आए हैं। लाला जी मुखिया जी का सम्मान करते हैं, ठंडा पानी भी पिलाते हैं और जितनी पूछताछ करते हैं पूछते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद उनके पास 10 रुपये बच जाते हैं। जो 10 रुपये बच गए, उन 10 रुपयों का वो पूजा की सामग्री खरीद लाते हैं कि जो पंचलेट जाएगी, जलेगी तो पूजा होगी, वो पूजा की सामग्री खरीद लाते हैं। जो गांव के लोग हैं, वो पंचलेट को सर पर रख के बड़े उत्सुकता के साथ वापस आ रहे हैं। सबको खुशी है कि आज हम गांव में जाकर पंचलेट जलाएंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ सब आ रहे हैं और इस खुशी में उन्होंने कीर्तन का आयोजन भी किया कि आज पंचलेट आएगी, पंचलेट जलेगी तो गांव में कीर्तन होगा। शाम का समय हो जाता है और गांव के जितने भी लोग हैं वो पंचलेट को देखने के लिए एकत्र हो जाते हैं। जब शाम का समय होता है
जलाने का समय होता है तो प्रश्न आता है कि जलाएगा कौन। जलाने के विषय में तो खरीदने से पहले किसी ने पूछा ही नहीं था, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि पंचलेट जलेगी कैसे। यदि दिमाग में आ जाती तो शायद लाला जी से पंचलेट जलाने के विषय में पूछ लेते, लेकिन किसी के दिमाग में बात नहीं आई। पूरी कोशिश की गई जलाने के लिए, किसी के दिमाग में बात जलाने की नहीं आई। किसी ने मजाक में कहा भाई दूसरी टोली के लोगों से पंचलेट जलवा ली जाए। तब मुखिया ने कहा चाहे पंचलेट बिना जली पड़ी रहे, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों से, दूसरी पंचायत की मदद से पंचलेट नहीं जलवाई जाएगी। आज पंचलेट के आने की खुशी में किसी ने भी अपने घर में डिबिया तक नहीं जलाई थी। जो होता है दीपक होता है, आजकल दीपक को जानते ही नहीं है, लेकिन उस समय डिबिया बोलते थे, वो डिबिया भी नहीं जलाई। पंचलेट के ना जलने से फिर क्या होता है, पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग थे, वो मजाक बनाने लगे कि पंचलेट के सामने कान पकड़कर 4-5 बैठक लगाओ, पंचलेट अपने आप जलने लगेगी। मैं तो टोली के लोगों ने उनके इस मजाक को बड़े धैर्यपूर्वक सहन किया। वहीं पर जो थी, सब लोग वहां बैठे हुए थे, वहीं पर गुल्ली काकी की बेटी मुनरी बैठी हुई थी। वो जानती थी कि गोधन पंचलेट को जलाना जानता है, उसे पता था, लेकिन पंचायत ने गोधन को अपने समाज से अलग कर रखा था, उसका पानी बंद कर रखा था। मुनरी जो है गोधन से प्रेम करती थी, उसने अपनी बात कि गोधन पंचलेट जलाना जाता है अपनी सखी करेली से बता दी, और करेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, उसे जलवा ली जाए। सभी लोग बड़े सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, कि गोधन को पंचलेट जलाने को बुलाया जाए या नहीं, क्योंकि हमने उसको समाज से अलग कर रखा है। इस पर सब विचार करने लगे। अंत में निर्णय लिया गया कि भाई चलो ठीक है, गोधन को बुला दिया जाए, गोधन से पंचलेट जलवा ली जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, चौकीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार चौकीदार के कहने से गोधन नहीं आए भाई साहब। अंत में गुलवी काकी गोधन के झोंपड़े में गोधन के पास जाती हैं और उसे मना कर ले आती हैं कि तुम हमारे समाज की नाक, हमारी जो टोली है उसकी नाक बचाने वाले हो। उसे मनाया, उसे जलाने के राजी करके ले आई। गोधन आए और पूरी टोली ने गोधन की ओर बड़े प्रेम से देखा। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा, तभी गोधन ने पूछ लिया स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग चौंक पड़े, क्योंकि स्पिरिट आग जल्दी पकड़ती है। पंचलेट पर रखकर स्पिरिट रखकर उस पर आग जलाते, और स्पिरिट में आग पड़ने का जो पंचलेट का जो क्या था है बर्नल है, वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद गुब्बारा जलने लगता है, पंचलेट जलने लगती है। तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी चौंक पड़े और सब उदास भी हो गए कि दूसरी समस्या ही आ गई, अब कैसे काम होगा। लेकिन गोधन ने बड़ी होशियारी से, एक गरी का तेल होता है वो आग को जल्दी पकड़ लेता है, तो गरी के तेल पहले गांव में घरों पाए जाते थे, उस गरी के तेल से पंचलेट को जला दिया गोधन ने। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सब खुश हो गए, और गोधन के प्रति जो पंचों के दिल में मैल था वो दूर हो गया। वहाँ पर जो कीर्तन करने वाले लोग थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, और सभी ने एक स्वर से महावीर स्वामी की जय बोली, क्योंकि कीर्तन होता महावीर स्वामी का। कीर्तन शुरू हो गया, गोधन ने सबका दिल जीत लिया। पार्टी के सभी लोग बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्नता के साथ नाचने गाने लगे। उसी समय मुनि ने बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से निगाह से गोधन की ओर देखा। सरदार ने भी गोधन को बड़े प्रेम के साथ अपनी ओर बुलाया, कहा
कि तुमने हमारी शादी की, तुमने हमारे समाज की और तुम्हारे हमारी टोली की इज्जत रखी है, सम्मान बचाया है, हम तुम्हारा साथ खून माफ़ करते हैं, तुम जाओ और खूब गाओ स्वनिमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने भी गोधन को रात के खाने पर बुलाया और गोधन ने एक बार फिर से मुन्नी की ओर देखा। उसकी दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुन्नी की पलकें झुक गईं। ऐसा ये संक्षिप्त सारांश है कि एक समाज दूसरे समाज को कैसी दृष्टि से देखता है। गांव के लोग जो पार्टियों में बटे हुए हैं और पार्टी बाजी से ही हम गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी टोलियां बढ़ जाते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का इस कहानी में वर्णन है, दर्शाया गया है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो गलत करने वाले काम करने वाले समाज को भी अपना लेते हैं। तो ऐसा इस कहानी में दर्शाया गया है। मैंने संक्षिप्त रूप से कहानी का सारांश आपके सामने रखा है। अब कल को इस कहानी का जो सारांश है उसका फोटो आपको मिलेगा। आप उस फोटो यानी उसकी PDF बनाकर हम आपको डाल देंगे। फिर इस कहानी के सारांश को संक्षेप में आप लिख भी सकते हैं और उसके बाद इस कहानी का उद्देश्य अगले दिन आपको मिलेगा। इस तरह से आपके कोर्स में केवल 4 कहानियाँ हैं, तो ये दूसरी कहानी हो जाएगी। और इस कहानी के बाद फिर हम आपको आपका जो खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ उसके विषय में पढ़ाएंगे।